अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पेपर में, इंग्लिश ऐसे के पेपर में, जो 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का पेपर एक्सपेक्टेड है, उसके हवाले से मैं एक आउटलाइन लेके आया हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। हाउएवर वो लेक्चर एक लेंथी लेक्चर था, जिसमें मैं डाटा भी साथ प्रोवाइड कर रहा था और उसमें मैं आपको आइडिया दे रहा था कि आपकी आउटलाइन जो है वो उसमें कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं। आज के लेक्चर में जो प्रीवियस एक लेक्चर हो चुके हैं उसके ऊपर एक फाइनल आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे और इस आउटलाइन को गौर से देखेंगे, जो कि इंतहाई शॉर्ट लेक्चर होने जा रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल का पेपर हो, या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का ऐसे का पेपर हो, इवन के पीएमएस या सीएसएस के इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, तो आपने टॉपिक को देखते हुए उसके ऊपर आउटलाइन कैसे बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा है, मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक पे जरा गौर करें। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये एक वजाहत तलब टर्म है। आपने इसको लाजमी एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसको एक्सपोज करना है, यानी इसको डिफाइन करना है, यानी इसकी एक्सपोजिशन करनी है। और दूसरा एक वेरिएबल है इस टॉपिक के अंदर, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एग्जामिनर जो है, पेपर चेकर जो है, वो ये जानना चाहता है कि आप इससे क्या मुराद लेते हैं, कि रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है। तो ये इस टॉपिक के अंदर दो वेरिएबल है, और टॉपिक है क्या? रोल। रोल बताना है। रोल का मतलब है इंपॉर्टेंस बतानी है, सिग्निफिकेंस बतानी है। तो अगर इस ऐसे के टॉपिक के ऊपर जब आप आउटलाइन बनाएंगे, तो अगर आपकी आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन की हेडिंग हो, और रोल हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसके ऊपर चार पांच छह सब आउटलाइन बनाए आप, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर आप डिफाइन करें, तो आपका ये टॉपिक पूरा बन जाता है। आइडली स्पीकिंग, आपकी आउटलाइन कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जरा देखिएगा, आउटलाइन मैंने लिखा और पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हिस्ट्री से लेकर के ये इदारे कब से बने, या आइडिया कैसे आया, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं ब्रीफली, और उसके बाद आप बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या किरदार होता है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और फिर उसके बाद आप जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा उसको एंड कर रहे होंगे थीसिस स्टेटमेंट पे। और थीसिस स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख के दे दिए, जरा देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एज इंजन्स ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो पूरी एक सेंटेंस है, वन एंड हाफ सेंटेंस है, इसमें पूरे ऐसे का सेंट्रल थीम है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंजन के तौर पे काम करती है। किस किस्म के इंजन? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंजन के तौर पे। कि जो हमारे देहाती इलाके होते हैं, वहां पे जो मुआशी तरक्की होती है, वो इंक्लूसिव भी हो, यानी पार्टिसिपेटरी भी हो, और सस्टेनेबल भी हो, यानी कि वो अपने आप को खुद ब खुद रन कर रही हो, वो वायबल भी हो, बेनिफिशियल भी हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो देहाती इलाकों के अंदर मुआशी तरक्की के लिए, यानी शमूलियाती मुआशी तरक्की के लिए, और लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंजन के तौर पे काम करती है। तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, ये आपके इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ की आखिरी एक दो लाइन होती हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी बनेगी आउटलाइन के अंदर, डिफाइनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक के अंदर दो टर्म्स हैं जो वजाहत तलब है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दूसरी है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप दूसरी हेडिंग देंगे कि डिफाइनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दूसरा पैराग्राफ जो लिखा जाएगा ऐसे के अंदर, उसमें आप डिफाइन कर रहे होंगे बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, और रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मुराद है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लिंक करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फायदा होता है, क्या रोल होता है। तीसरी हेडिंग आपकी होगी, जो एक्चुअली आपका टॉपिक है ऐसे का, वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर आप रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये बेसिकली फ्रेज है। इसके आगे देंगे कॉलम, वर्टिकल दो डॉट्स हैं, और उसके नीचे कम से कम 5 से 6 पॉइंट देंगे, जिसमें साबित हो रहा होगा कि वाकई कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये रोल है, इंपॉर्टेंस है किस चीज में, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने में। जरा देखिएगा, सब आउटलाइन हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं। पॉइंट वन मैंने दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन अमंग रूरल सेटिंग्स। कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो हेल्प करती हैं कि जो देहाती इलाके होती हैं, देहाती जो टाउन्स होते हैं या विलेजेस होते हैं, वहां पे गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करती हैं, पहली बात। दूसरी, अब इससे मुराद है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उस
देहाती इलाकों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं गुर्बत के खात्मे के जरिए। दूसरी मैंने सब आउटलाइन दी सेंटेंस की शक्ल में कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन कंट्री साइड थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो देहाती इलाकों के अंदर ज़राई तरक्की, जिनके एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने में देहाती इलाकों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि फार्मर्स की भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिसमें मुख्तलिफ फार्मर्स आपस में हाथ मिलाते हैं और फिर वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने इलाके के अंदर कंट्री साइड में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, क्रॉप्स की यील्ड्स को बढ़ाने में और अब एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने में हेल्प करती है। अब इससे डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर इंप्रूव होगी किसी देहात में, कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में, टाउन में, तो उससे क्या होगा, जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है तो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर ही पाकिस्तान का बैकबोन है। तो जब किसी मुल्क के अंदर, कंट्री साइड के अंदर एक एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होगा तो उसका मतलब है उस एरिया का, उस रूरल एरियाज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है थ्रू प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और तीसरी है, जरा देखें सब आउटलाइन जिसके अंदर शो हो रहा होगा कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। वो है कि एक्सेस टू क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अचीव्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब वही है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये जो क्रेडिट कहते हैं लोन्स को, कि एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब रूरल एरियाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि मार्जिनलाइज होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो कौमी धारे में नहीं होते, या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो भी सोसाइटी के अंदर या उस देहात के अंदर जो मुआशी तरक्की हो रही होती है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें उनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। तो उनको कुछ कर्जे दिए जाते हैं थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो उनको कर्जों तक रसाई हासिल होती है, एक्सेस टू क्रेडिट। और उससे क्या होता है कि वो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जब उनको एक्सेस टू क्रेडिट दी जाती है तो वो भी क्या होते हैं, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी फायदा हुआ, क्योंकि जब उनको कर्जे मिलेंगे तो वो फिर क्या होगा, उनको इनपुट्स मिलेंगी, फिर वो खर्च करेंगे और उस तरीके से फिर वो इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो भी रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। फोर्थ हेडिंग जरा देखें, सब आउटलाइन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज ensured इन रूरल एरियाज थ्रू कोऑपरेटिव वर्क। कोऑपरेटिव वर्क जब होता है, जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही होती है, तो उसमें बहुत से लोग भी काम कर रहे होते हैं, लेबर के तौर पे, मैसन के तौर पे, और इस तरह सुपरवाइजर के तौर पे मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। अब जब जब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ेगी। जब पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो उस गांव की आप कह सकते हैं कि रीजनल इनकम या लोकल इनकम बढ़ेगी। लोकल इनकम बढ़ेगी तो प्रोविंशियल इनकम बढ़ेगी, प्रोविंशियल इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी उस मुल्क के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर। तो इससे क्या है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन से भी क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही होती है। और पांचवी जरा हेडिंग देखिए, सब आउटलाइन, कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस stems from collaborative efforts of cooperative communities। कि ये जो cooperative communities हैं, cooperative societies हैं, organizations हैं, या cooperatives, simply cooperatives कह लें, उसके अंदर बेसिकली वो कहाँ पे होती हैं, रूरल एरियाज में, विलेजेस में। तो एक विलेज की जो समाजी तरक्की होती है, जिसको हम सोशल प्रोग्रेस या सोशल डेवलपमेंट या सोशल आप कह सकते हैं कि अपलिफ्ट अपलिफ्टिंग होती है, वो पॉसिबल होती है थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एसेंस है, जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो भी यही है कि तमाम लोग आपस में हाथ इकट्ठे करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है। तो जब लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो उनके दरमियान में सोशल इंटरेक्शन जन्म लेते हैं, सोशल इंटरेक्शन जन्म लेते हैं, तो उस विलेज के अंदर क्या होती है, सोशल प्रोग्रेस आती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। तो ये भी फायदा हुआ कि सोशल प्रोग्रेस से भी बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस एरिया की। और आखिरी हेडिंग देखिए जरा, 3.6 है कि थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ विलेज रेजिडेंट्स इन कोऑपरेटिव कंसर्न्स एम्प्लॉयमेंट इज मेड पॉसिबल, एम्पावरमेंट इज मेड पॉसिबल। कि जब एक विलेज के जितने भी रिहायशी लोग होते हैं, वो जब पार्टिसिपेट करते हैं कोऑपरेटिव कंसर्न्स के अंदर, कोऑपरेटिव कंसर्न का मतलब है कोऑपरेटिव इदारे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या कोऑपरेटिव आप कम्युनिटीज कह लें, या सिंपली कोऑपरेटिव्स कह लें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी उस विलेज के जो लोग होते हैं, जब वो आपस में हाथ मिलाते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो इम्पावर्ड महसूस करते हैं। क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो वो लोग जब इंपावरमेंट उनके अंदर आती है, सोशल इंपावरमेंट आती है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट आती है, कल्चरल इंपावरमेंट आती है, तो उससे क्या होता है कि उस इलाके की रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट हो रही होती है। अब ये 6 पॉइंट थी, इसमें से आपको इसे 5 पॉइंट चूज कर सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हमने साबित किया, ये 6 के 6 पॉइंट जो थे,
ये सेंटेंसेस की शक्ल में है, आखिर में इनकी फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये छह के छह सेंटेंसेस जो हैं, सब आउटलाइन है बेसिकली किस मेन आउटलाइन की, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो फ्रेज की शक्ल में है 3 पॉइंट, जो रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसकी जो नीचे जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट जो है, ये सेंटेंसेस की शक्ल में है और इन्होंने साबित किया। इनके अब 3.1 के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, 3.2 के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली 3.1 से लेकर 3.6 तक, आप इनको इनमें से कोई 5 पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके ऐसे के अंदर पैराग्राफ लिखे जाएंगे बाद में, वो यही पैराग्राफ होंगे। और जो जो पैराग्राफ लिखे जाएंगे, उनके पहला पहला सेंटेंस उन पैराग्राफ का यही सेंटेंसेस होंगे। यानी जब आप बात कर चुके होंगे, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख चुके होंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन कर चुके होंगे दूसरे पैराग्राफ में, तो तीसरा पैराग्राफ क्या होगा, उसमें तीसरे पैराग्राफ का स्टार्ट इसी सेंटेंस से होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन अमंग रूरल सेटिंग्स, और उसके आगे पूरा पैराग्राफ होगा। चौथा पैराग्राफ क्या होगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन कंट्री साइड थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। अब पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, पील मेथड से लिखा जाता है, पॉइंट, एक्सप्लेन, एविडेंस और लिंक। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड में कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। खैर, हम आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। चौथी हेडिंग होगी चैलेंजेस फेस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो टॉपिक का हिस्सा नहीं था, कोऑपरेटिव चैलेंजेस फेस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन जब भी आप 100 मार्क्स इंग्लिश ऐसे लिखते हैं तो वो सिर्फ टॉपिक सिंपली उसके अंदर जो चीज लिखी होती है सिर्फ वही नहीं लिखते, बल्कि उसके चैलेंजेस और उसके सोल्यूशन या चैलेंजेस और उसकी वे फॉरवर्ड लाजमी लिखते हैं। तो आप कम से कम एक पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 चैलेंजेस लाजमी लिखें। और हेडिंग क्या बन रही है आउटलाइन के अंदर, चैलेंजेस फेस। देखिए, जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही होगी तो उसको कुछ मसाइल का सामना भी होगा। आप उसके ऊपर पूरा एक 3-4 सफ़े नहीं लिखेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर 3-4 चैलेंजेस का जिक्र कर लेंगे सरसरी तौर पे, जिसको हम बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। तो चैलेंजेस फेस बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये एक हेडिंग बनेगी, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा जिसमें 3-4 चैलेंजेस आप लिखेंगे। और उसके बाद पांचवा जो है वो है रिकमेंडेशंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं पे काम कर रही है तो उसको चैलेंजेस का सामना होगा, उस पर पैराग्राफ लिखा जाएगा। फोर्थ पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन के अंदर फोर्थ हेडिंग दी है। और पांचवी कि आप जब चैलेंजेस होंगे तो उन चैलेंजेस का खात्मा भी करेंगे। अगर आप एक पैराग्राफ में 4 चैलेंजेस का जिक्र करते हैं तो अगले पैराग्राफ में रिकमेंडेशन देंगे जिसमें उन्हीं 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई सजेशन या स्ट्रेटजीज या वे फॉरवर्ड देंगे। और आखिरी हेडिंग होगी कंक्लूजन की। आखिरी पैराग्राफ जो कंक्लूजन होगा उसमें पूरे ऐसे को आपने क्या करना है, इनकैप्सुलेट करना है, वाइंड अप करना है। कैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इनका आपस में क्या लिंक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर 3 से 4 लाइनों में आप लिखेंगे, उसका 3 सेंटेंसेज में मैक्सिमम, तो उसका क्या क्या किरदार है। बेशक उसमें कॉमास डाल के लिख ले, एक ही सेंटेंस बना के या 2 सेंटेंस बना के, और आखिर पे आप लिखेंगे कि उसके लिए एक सेंटेंस में लिखेंगे उसके चैलेंजेस ये हैं, और अगले सेंटेंस में लिखेंगे ये रिकमेंडेशंस हैं, उसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चैलेंजेस को रिमूव किया जा सकता है। और आखिर पे कोई होप ओरिएंटेड सेंटेंस देंगे जिससे साबित होगा कि अगर ये जो ऊपर स्ट्रेटजीज या रिकमेंडेशन मैंने दी है, अगर इन पे अमल किया जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चैलेंजेस का खात्मा भी किया जा सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या कर सकती हैं, इंजन के तौर पे काम कर सकती हैं फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शॉर्ट आउटलाइन जो है, जो कि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर इस किस्म का टॉपिक आता है कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करना है दूसरी हेडिंग में, और उसके बाद चूंकि रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन टॉपिक है आपका, उसके ऊपर आपने एक फ्रेज देके, जैसे तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉलन देंगे और उसके नीचे 5 से 6 पॉइंट देंगे सेंटेंसेस की शक्ल में। आखिर में एक हेडिंग देंगे चैलेंजेस फेस बाय रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आखिरी उसके बाद एक हेडिंग देंगे आउटलाइन के अंदर वे फॉरवर्ड, या जिसको हम सॉल्यूशंस कहते हैं, या रेमेडियल मेजर्स कह लें आप, या रिकमेंडेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और आखिरी हेडिंग होगी आपकी कंक्लूजन की। ये जो चौथी और पांचवी हेडिंग है, अगर से आपको लग रहा होगा कि ये एडिशनल है, लेकिन जब भी पीएमएस का इंग्लिश ऐसे होता है या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, तहसीलदार का हो, एसडीओ पैरा का हो, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, तो चूंकि ये 100 मार्क्स इंग्लिश ऐसे होता है, इसमें एग्जामिनर ये रिक्वायर करता है कि आप उसके कुछ चैलेंजेस और उसके सोल्यूशन या वे फॉरवर्ड भी लाजमी दें, चाहे वो टॉपिक के अंदर एविडेंट हो या ना हो। तो चैलेंजेस के ऊपर बेशक आप एक पैराग्राफ लिखें, 3 से 4 चैलेंजेस का जिक्र करें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जिन चैलेंजेस का सामना होता है, और अगले पैराग्राफ में रिकमेंडेशन दें उन्हीं चैलेंजेस को जिनको आपने मेंशन किया होगा ऊपर वाले पैराग्राफ में, उसको उनका
हवाला दे के आप उसकी रिकमेंडेशन दे दें, वे फॉरवर्ड दे दें या रिमीडियल मेयर्स दे दें, एक ही बात है, या सोल्यूशन दे दें। और उसके बाद आखिरी है जो वो होगी हेडिंग, वो कंक्लूजन की है। अच्छा, ये है आउटलाइन। अब आउटलाइन जब एक बार तो आप लिख लेते हैं 1 से 1.5 सफ़े के अंदर, मैक्सिमम 1.5 सफ़े हो, इससे ज़्यादा ना हो। आइडली स्पीकिंग आउटलाइन आपकी एक ही पेज के ऊपर हो। जब ये आउटलाइन लिखी जा चुकी होगी, अब आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमने जब ऐसे लिख रहे होंगे, उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या थीसिस स्टेटमेंट या कोई हेडिंग नहीं देनी। फिर आप इसी आउटलाइन को देखते हुए, ये एक रोड मैप है, इसको देखते हुए अकॉर्डिंगली आप क्या लिखते जाएंगे, पैराग्राफ लिखते जाएंगे। और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है? पील मेथड से। पी स्टैंड फॉर पॉइंट, ई स्टैंड फॉर एक्सप्लेन, अगला ई स्टैंड फॉर एविडेंस, और अगला जो एल है स्टैंड फॉर लिंक। ये पील मेथड क्या होता है, जिससे पैराग्राफ लिखा जाता है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना आता है तो इसका मतलब आपको ऐसे लिखना आता है, क्योंकि अगर एक ऐसे के अंदर 10 से 12 पैराग्राफ होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसे के अंदर छोटे छोटे मिनी ऐसेज होते हैं। एक पैराग्राफ को मैं मिनी ऐसे कह सकता हूं। जैसे एक पैराग्राफ लिखा जाता है, वैसे ही एक इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है। पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, आगे उसको 2-3 सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जाता है, आगे उसको एविडेंस दिया जाता है, आखिर में उसको लिंक किया जाता है, जिनके उस पैराग्राफ को कंक्लूड भी किया जाता है और मेन ऐसे टॉपिक के साथ लिंक भी किया जाता है। तो ये पील मेथड क्या है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप पील मेथड को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, आउटलाइन को फॉलो करते हुए। अब ये जो अब आपने आउटलाइन बना दी, तो ये अब आपके लिए एक बाइबल का काम करेगी, ये एक रूहानी किताब का काम करेगी, या यूं कह लें कि ये आपके लिए एक फ्रेमवर्क है, या ये एक आप कह सकते हैं कि आपके लिए स्पेसिमेन है, ये लेआउट है। अब इससे दाएं बाएं नहीं जाना, क्योंकि बेसिकली आउटलाइन जो होती है वो आप ऑर्गेनाइजर का काम करती है। आपने एक मरतबा आधा घंटा लगा के आउटलाइन बना दी, इस आउटलाइन से आप दाएं बाएं नहीं जाएंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि एग्जामिनर इस चीज में इंटरेस्टेड होता है, सबसे पहले वो आपकी आउटलाइन देखते हैं और फिर वो देखता है कि क्या आपने इसी आउटलाइन को फॉलो किया हुआ है। अगर आपने इसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए करेक्ट आपका ग्रामर स्ट्रक्चर है, सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चर आपका ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैराग्राफ राइटिंग अगर आपको आती है, तो इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखे जाएंगे और आखिर पे वो आपका देखेगा, आउटलाइन देखेगा, आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखेगा, रैंडमली 1-2 पैराग्राफ देखेगा, और उसके बाद आखिर पे आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ देखेगा। बेसिकली वो आपका देख कर आपका पैराग्राफ दे रहा, आपका हर वक्त वो आपका पैराग्राफ देख रहा होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ डिफरेंट सेंटेंसेस का मजमूआ होता है। अगर आपको सेंटेंसेस बनाना आते हैं, तो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके आप पैराग्राफ लिखते हैं। लेकिन पैराग्राफ लिखते कैसे हैं? पील मेथड से, जिसके लिए मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके यूजफुल साबित हुआ होगा, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंतहाई यूजफुल साबित होगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए और असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए एक नई आउटलाइन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल इंग्लिश विद इस्माइल खान के तवसत से आप ऐसे राइटिंग को की आर्ट को समझ सकें। अगर आप मेरे ऐसे राइटिंग, ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे एवेल्यूएशन के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा आप फ्लायर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे रब्ता करके इंग्लिश ऐसी कोचिंग, इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी आने वाली वीडियो में एक नया थीम के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।